एक एपेक्स प्रेडेटर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि तुम्हें प्रेडेटर होना पड़ेगा। आखिर नाम में ही है। और क्योंकि एपेक्स प्रेडेटर का मतलब है कि तुम अपने एनवायरनमेंट के किंग हो, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ प्रेडेटर्स की जिंदगी काफी अच्छी होती है। लेकिन अगर टॉप प्रेडेटर्स की जिंदगी इतनी अच्छी है तो फिर प्रेडेटर्स अपने प्रे से ज्यादा बड़े क्यों नहीं होते? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हर्बीवोर्स अपनी एनर्जी सीधे प्रोड्यूसर से लेते हैं, जबकि कार्निवोर्स को अपनी एनर्जी हर्बीवोर्स के जरिए हासिल करनी पड़ती है और ज्यादातर समय उन्हें उस एनर्जी का सिर्फ 10% ही मिल पाता है जो हर्बीवोर को प्रोड्यूसर से मिली थी। इसी वजह से प्रेडेटर्स का एवरेज साइज छोटा रह जाता है। इसी साइज डिफरेंस की वजह से एवोल्यूशन ने प्रेडेटर्स को कई खतरनाक टूल्स और वेपन्स दिए ताकि वो बराबरी कर सके। इनमें पावरफुल बाइट, रेजर शार्प क्लॉस और पैक हंटिंग जैसी चीजें शामिल थी। और साफ है कि ये तरीका कामयाब भी रहा, क्योंकि कई प्रेडेटर्स अपने से कहीं बड़े प्रे को गिरा लेते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत रेयर मौके पर कोई ऐसा कार्निवोर आता है जो बिग गेम हंटिंग को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ऐसे वेपन्स डेवलप करता है जो सिर्फ जायंट क्रीचर्स के लिए बने होते हैं। और कुछ हजार साल पहले अर्थ पर एक ऐसी किटी कैट घूमती थी जिसने इस कला को पूरी तरह परफेक्ट कर लिया था। यही था आइस एज का किंग, यानी स्माइलोडन। अपनी खतरनाक अपीयरेंस और जायंट सेबर टीथ की वजह से स्माइलोडन उन एक्सटिंक्ट एनिमल्स में से है जिन्हें लगभग हर कोई जानता है या कम से कम पहचानता जरूर है। इसमें आइस एज जैसी फेमस मूवीज ने भी मदद की, लेकिन दुनिया आज इसे कैट मानती है। फिर भी शुरुआत में ऐसा नहीं था, क्योंकि जब इसे 160 साल पहले ब्राजील में पहली बार खोजा गया तब पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने सोचा कि ये एक बहुत बड़ी हाइना है। ये गलत फैसला कुछ आइसोलेटेड चीक टीथ की वजह से हुआ जो लिविंग हाइनास के टीथ से काफी मिलते थे, और जल्द ही इस नए एनिमल का नाम हाइना नेओगा रख दिया गया। लेकिन लकीली स्माइलोडन की लेगेसी बच गई, क्योंकि जल्द ही ये पता चला कि वहाँ सिर्फ टीथ ही नहीं बल्कि और भी फॉसिल्स पड़े हुए थे। कुछ ही सालों में डजन्स नए बॉडी पार्ट्स मिले, जिनमें फुट बोन्स, स्कल मटेरियल और जायंट कैनाइन शामिल थे, जो इस क्रीचर के माउथ के लिए जरूरत से ज्यादा बड़े लगते थे। इन एडिशनल बोन्स की मदद से साइंटिस्ट समझ गए कि ये हाइना नहीं था, बल्कि फेलिड का एक अलग जेनस था जो बेहद जायंट और मॉडर्न कैट से कहीं ज्यादा रोबस्ट था। इसे ध्यान में रखते हुए पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने इसका नाम बदलकर स्माइलोडन पॉपुलेटर रख दिया। यहाँ स्माइलोडन का मतलब था नाइफ टूथ उसके जायंट टीथ की वजह से, जबकि पॉपुलेटर का मतलब माना जाता है डिस्ट्रॉयर या वो जो डेवास्टेशन लाए। और ऐसे खतरनाक प्रेडेटर के लिए ये नाम बिल्कुल सही था। इस रिक्लासिफिकेशन के बाद साइंटिस्ट्स ने ये जानने की कोशिश शुरू की कि स्माइलोडन आखिर किस तरह का फेलिड था, और ये काम आज भी जारी है। फिलहाल पैलियोंटोलॉजिस्ट इसे एक्सटिंक्ट सबफेमिली मक्योडॉन में रखते हैं, जिसमें ज्यादातर वो एनिमल्स आते हैं जिन्हें लोग सेबर टूथ टाइगर कहते हैं। हालांकि सेबर टूथ कैट्स कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि इस ग्रुप का रिलेशन टाइगर्स या किसी भी लिविंग कैट से ज्यादा करीब नहीं था। शायद इनके सबसे करीबी रिलेटिव्स फेलिन फैमिली के मेंबर्स थे। मरोडो के अंदर स्माइलोडन को आगे स्मेयर डनी मेंबर माना गया, जिनका अपना एक निकनेम था, डर्क टूथ कैट्स। अभी तक इस ग्रुप में सिर्फ 5 अलग जेनेरा जाने गए हैं, इसलिए ये काफी छोटा ग्रुप है। लेकिन समय के साथ इसका साइज बढ़ा, नए जेनेरा मिलने की वजह से नहीं, बल्कि नए स्माइलोडन स्पीशीज मिलने की वजह से। बाद में नॉर्थ अमेरिका में पुराने रिमेन्स मिले, जिन्हें 2 अलग स्पीशीज माना गया, और इसी वजह से आज स्माइलोडन की 3 एक्सेप्टेड स्पीशीज है, पॉपुलेटा, फटलीज और ग्रासलेस। अगर इनमें से कोई भी तुम्हारा पीछा कर रहा होता तो शायद तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन है, और तुम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। लेकिन फिर भी इनके बीच डिफरेंसेस थे। सबसे बड़ा फर्क था इनके जीने का समय। ग्रासलेस सबसे पुरानी स्पीशीज थी। एक और चीज जहां इन तीनों में फर्क था वो था इनका साइज, क्योंकि हर नई स्पीशीज पिछली वाली से बड़ी थी, इसलिए ग्रासलेस सबसे छोटा था, जबकि पॉपुलेटर तीनों में जायंट था। लेकिन इसे गलत मत समझना, क्योंकि आखिर में ये तीनों स्पीशीज कैट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत बड़ी थी। कुछ स्पेसिमेंस तो इतने विशाल थे कि स्माइलोडन आज तक के सबसे बड़े नोन फेलिड्स में शामिल हो गया। फिलहाल पैलियोंटोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि ग्रासलेस का वजन शायद जैगुआर जितना था, जो आज अर्थ की तीसरी सबसे बड़ी कैट है। वहीं फाटलीज उससे थोड़ा बड़ा था, और उसके इंडिविजुअल्स का आकार अफ्रीकन लायन जैसा था, लेकिन उनका शरीर ज्यादा मस्कुलर होने की वजह से उनका वजन औसतन ज्यादा था, करीब 280 किलोज यानी 620 पाउंड्स, जो इसे बड़े टाइगर्स के बराबर बना देता है। और टाइगर्स आज के सबसे बड़े लिविंग फेलिड्स हैं, हाइब्रिड्स को छोड़कर। लेकिन असली पागलपन तब शुरू होता है जब बात पॉपुलेटर की आती है, क्योंकि वो बेहद विशाल था।
खासकर उसके बड़े बोन्स, जिनमें एक एक्सेप्शनल स्कल भी मिला, जो बताता है कि उसका मैक्सिमम बॉडी साइज करीब 470 किलोस यानी 1040 पाउंड तक हो सकता था, लगभग एक मीडियम साइज्ड पोलर बेयर जितना, जो आज अर्थ का सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल कार्निवोर है। और स्माइलोडॉन की सबसे अच्छी बात ये थी कि ज्यादातर स्टडीज के मुताबिक उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत कम था, यानी मेल्स और फीमेल्स लगभग एक जैसे साइज के होते थे। दूसरे शब्दों में कहे तो वहाँ बड़े इंडिविजुअल्स की कमी नहीं थी, और अपने साइज की वजह से इसे हर एनवायरनमेंट में एपेक्स प्रेडेटर माना जाता है। लेकिन स्माइलोडॉन सिर्फ बड़ा ही नहीं था, जैसा पहले बताया गया, वो बेहद रोबस्ट भी था। पहला संकेत कि ये प्री हिस्टोरिक कैट छोटे प्रे में इंटरेस्टेड नहीं थी, उसके शरीर से ही मिलता है। खासकर स्माइलोडॉन की बोन्स बहुत मोटी और मजबूत थी, जिनके ऊपर लाइफ में काफी भारी मसल्स जुड़े होते। खास तौर पर उसकी हील बोन काफी मजबूत और लंबी थी, जो दिखाती है कि स्माइलोडॉन एक शानदार जंपर था, जो शायद अपनी वर्टिकल लीप का इस्तेमाल करके बड़े हर्बीवोर्स के ऊपर छलांग लगाता था। और हालांकि कोई नहीं जानता कि उसकी असली जंपिंग पावर कितनी थी, फिर भी माना जाता है कि वो मॉडर्न लायन से भी ऊंची छलांग लगा सकता था, जिसे कई बार 15 फीट यानी 4.5 मीटर से ज्यादा ऊंचा कूदते देखा गया है। एक और जगह जहां स्माइलोडॉन बहुत मजबूत बना हुआ था, वो उसके फॉलिम्स थे। वैसे सभी बड़े फेलिड्स के फॉलिम्स ताकतवर होते हैं ताकि वो स्ट्रगल करते प्रे को पकड़ सके, लेकिन स्माइलोडॉन ने इसे अगले लेवल पर पहुंचा दिया, क्योंकि उसके फॉलिम्स उसकी साइज की दूसरी कैट से करीब 20% ज्यादा मोटे थे। इससे उसकी फॉरआर्म्स में बेहद खतरनाक ताकत आ गई थी, जो उससे बड़ी कैट से भी ज्यादा थी, जैसे अमेरिकन लायन। अपनी बेहद ताकतवर फॉरआर्म्स की मदद से स्माइलोडॉन आसानी से बड़े प्रे को दबा सकता था, और उसकी ताकत को और बढ़ाते थे उसके फुली रिट्रैक्टेबल क्लॉस। लेकिन ये क्लॉस लायन या टाइगर जैसे नहीं थे, क्योंकि ये सिर्फ रेजर शार्प और कर्व ही नहीं थे, बल्कि प्रोपोर्शनली बहुत ज्यादा विशाल भी थे, जैसे उसके शरीर की बाकी चीजें थी। रिकंस्ट्रक्शंस में पाया गया कि ये क्लॉस साइबेरियन टाइगर के क्लॉस से 2 गुने बड़े थे, और कोडियक ब्राउन बेयर के क्लॉस से भी लंबे थे, जबकि कोडियक बेयर का वजन कई बार एक अडल्ट स्माइलोडॉन से 2 गुना होता है। ये क्लॉस आसानी से फ्लेश को चीर सकते थे, लेकिन इनका असली काम डैमेज देना नहीं था, बल्कि बड़े एनिमल्स को मजबूती से पकड़ कर रखना था, क्योंकि उसका असली वेपन था उसके फेमस सेबर टीथ। ये आइकॉनिक वेपन सिर्फ स्माइलोडॉन में यूनिक नहीं थे, बल्कि हिस्ट्री में कई दूसरे मैमल्स और नॉन मैमल्स में भी कई बार दिखाई दिए हैं। इससे शायद तुम्हें लगे कि फिर स्माइलोडॉन सबसे फेमस सेबर टूथ एनिमल क्यों है, और इसका जवाब है उसकी लंबाई। उसके क्लॉस की तरह उसके कैनाइन्स भी प्रोपोर्शनली बेहद विशाल थे, इतने ज्यादा कि वो उसके माउथ से काफी बाहर निकले रहते थे, और ये फीचर बाकी सेबर टूथ कैट्स जैसे होमोथेरियम में काफी अनकॉमन था। ये जायंट सेबर टीथ करीब 8 इंचेस यानी 20.3 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते थे, और इसी वजह से ये किसी भी नोन फेलिड के सबसे बड़े सेबर टीथ बन गए। लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, क्योंकि लंबे होने के साथ साथ ये कैनाइन्स फ्लेश के अंदर गहराई तक घुसने के लिए भी परफेक्टली अडेप्टेड थे। इन टीथ के ऊपर वाले हिस्से में एक बेहद शार्प पॉइंट होता था, जबकि साइड स्मूथ और पतली थी, और इसी वजह से पूरा फोर्स सिर्फ टिप्स पर कॉन्सेंट्रेट होता था, जिससे स्माइलोडॉन बेहद खतरनाक पंक्चर वुंड्स बना सकता था। हैरानी की बात यह है कि इसका डिजाइन इतना एफिशिएंट था कि स्माइलोडॉन को ज्यादा पावरफुल बाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। स्टडीज में पाया गया कि उसका बाइट फोर्स सिर्फ 1000 न्यूटन्स था, जो लायन के बाइट से 4 गुना कमजोर था, और ये कमजोर बाइट उसके कैनाइन्स की ड्यूरेबिलिटी में भी दिखाई देता है, क्योंकि हर कैनाइन पतला और फ्रेजाइल था। लेकिन इससे ये साबित होता है कि एक अच्छा पियर्सिंग वेपन इफेक्टिव होने के लिए बहुत ज्यादा ताकत का मोहताज नहीं होता। हालांकि इससे पैलियोंटोलॉजिस्ट सोच में पड़ गए कि आखिर स्माइलोडॉन अपने प्रे को मारता कैसे था, क्योंकि उसके टीथ शरीर के हर हिस्से पर अटैक नहीं कर सकते थे। इसी वजह से उसकी किलिंग मैकेनिज्म को लेकर कई थ्योरीज सामने आईं। इनमें सबसे फेमस थ्योरी ये थी कि स्माइलोडॉन डेंस वेजिटेशन में एम्बुश करता था, फिर प्रे पर छलांग लगाता या उसे पकड़ लेता, उसके बाद अपने क्लॉस की मदद से प्रे को दबोच लेता, और फिर अपने सेबर टीथ उसके सॉफ्ट बेली में घुसा देता, जिससे उसके अंदरूनी ऑर्गन्स फट जाते और भारी ब्लड लॉस होता। हालांकि ये तरीका बेहद ब्रूटल था, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट इस थ्योरी से सहमत नहीं है। इसके बजाय वो एक और इक्वली हॉरिफाइंग आइडिया को सही मानते हैं कि स्माइलोडॉन अपने प्रे के थ्रोट पर तेज थ्रस्टिंग अटैक्स करता था या डीप बाइट मारता था, जिससे उसका गला बुरी तरह फट जाता, भारी ब्लड लॉस होता, सफोकेशन होती और कई दूसरी दर्दनाक चीजें होती। आगे की स्टडीज में ये भी पता चला कि उसका जॉ करीब 120 डिग्री तक खुल सकता था जब वो बाइट करता था, जो इंसानों के मुकाबले लगभग 2 गुना है।
यानी लगभग हर नेक उसके मेन्यू में शामिल थी। उसके टीथ और क्लॉस मिलकर उसे बेहद डरावना प्रेडेटर बनाते थे, और ऊपर से वो काफी तेज भी थे, क्योंकि काफी स्माइलोडन फॉसिल्स में स्टर्नम ट्रॉमा मिला है, जिसे आमतौर पर हाई स्पीड कोलिशंस का रिजल्ट माना जाता है, शायद प्रे से टकराने के दौरान। ये सारी एबिलिटीज और वेपन्स मिलकर स्माइलोडन को अलग अलग मेगाप फौना प्रे का शिकारी बनाते थे, और उसका प्रे इस बात पर डिपेंड करता था कि वो कहाँ रहता था। नॉर्थ अमेरिका में रहने वाली स्पीशीज आमतौर पर जायंट एक्सटिंक्ट बिसन, कैमल्स, ग्लीप्टोथेरियम, पियरी लिनोइड्स और कभी कभी मैस्टोडन्स और कोलंबियन मैमथ्स का शिकार करती थी, जो उस समय के सबसे बड़े एनिमल्स थे। वहीं साउथ अमेरिका में उसके प्रे में टॉक्सोडॉन, लिटअपटर्न, अलग अलग ग्लिप्टोडन, हॉर्सेस, कैमलिड्स और यहाँ तक कि काइमन भी शामिल थे। हालांकि स्केलेटल एविडेंस की वजह से हमें पता है कि इनमें से कुछ एनिमल्स उसका प्रे जरूर थे, लेकिन उसका मेन प्रे कौन था, इस पर अभी भी पूरी सर्टेनिटी नहीं है, और इसका जवाब इस बात पर भी डिपेंड करता है कि स्माइलोडन सोशल क्रीचर था या नहीं, क्योंकि अगर वो पैक हंटिंग करता था तो इसका मतलब था कि वो ज्यादा बड़े प्रे का शिकार करता होगा। स्माइलोडन के सोशल लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा एविडेंस कैलिफोर्निया के लाब्रे टा पिट से मिलता है। इन पिट्स को प्रेडेटर ट्रैप्स कहा जाता है, क्योंकि जब कोई एनिमल इनमें फंस जाता था तो कई प्रेडेटर्स आसान मील के लालच में खुद भी फंस जाते थे। इसी वजह से लेब्रिया बोन्स का 90% हिस्सा प्रेडेटर्स का है, और स्माइलोडन भी इसका एक्सेप्शन नहीं था, बल्कि वो वहाँ दूसरा सबसे कॉमन एनिमल था, जिसके 1,60,000 से ज्यादा फॉसिल्स मिले हैं। इतनी बड़ी संख्या ने कई साइंटिस्ट्स को ये मानने पर मजबूर किया कि स्माइलोडन ग्रुप्स में रहता था, क्योंकि मॉडर्न कैट्स में सोशल स्पीशीज डिस्ट्रेस कॉल्स पर ज्यादा रिएक्ट करती है, इसलिए इतने ज्यादा रिमेन्स इस बात का संकेत माने जाते हैं कि स्माइलोडन डिस्ट्रेस कॉल्स के प्रति काफी सेंसिटिव था और शायद ग्रुप हंटिंग करता था। एक और ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट वो है जिसे कुछ लोग स्यूडो हेल्थ केयर कहते हैं। खासतौर पर कुछ पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने ध्यान दिलाया कि कई स्माइलोडन फॉसिल्स में गंभीर इंजरीज और एब्नॉर्मैलिटीज थी, जिनके साथ वो नॉर्मली जिंदा नहीं रह सकते थे, फिर भी वो लंबे समय तक सर्वाइव करते रहे। इससे लगता है कि शायद दूसरे स्माइलोडन उनकी देखभाल करते थे। इसका एक फेमस एग्जाम्पल वो इंडिविजुअल था जिसे कम उम्र में हिप्लेजिया था, लेकिन इसके बावजूद वो अडल्टहुड तक जिंदा रहा। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि स्माइलोडन ज्यादा सोशल नहीं था, बल्कि एक लोनर था। वो बताते हैं कि प्रेडेटर ट्रैप्स के बाहर मिले स्केलेटन्स अक्सर अकेले पाए गए हैं, लेकिन सच चाहे जो भी हो, इसमें कोई शक नहीं कि स्माइलोडन अपने समय के सबसे डोमिनेंट प्रेडेटर्स में से एक था। लेकिन वो अकेला कार्निवोर नहीं था, क्योंकि उसके साथ कई दूसरे आइकॉनिक प्रेडेटर्स भी रहते थे, जिनमें सबसे अहम थे अमेरिकन लायन और डायरवुल्व्स। आइसोटॉपिक एनालिसिस से पता चला कि इन प्रेडेटर्स की डाइट सबसे ज्यादा स्माइलोडन जैसी थी, और इसी वजह से यही उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स थे। हालांकि डायरवुल्व्स के पास नंबर्स थे और अमेरिकन लायंस के पास साइज, फिर भी स्माइलोडन उनके खिलाफ काफी अच्छा सर्वाइव करता दिखा। शायद इसकी वजह उसके जायंट कैनाइन्स थे, जो हर समय खुले दिखाई देते थे और लगभग हर एनिमल को डराने के लिए काफी थे। अमेरिकन लायन की बात करें तो दोनों शायद एक दूसरे से बचने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी डाइट्स इतनी सिमिलर थी कि कभी कभी फाइट्स होना तय था, और ऐसी फाइट्स में कोई भी जीत सकता था। दूसरी तरफ डायरवुल्व्स के साथ कंपटीशन शायद स्माइलोडन के फेवर में था, क्योंकि लेब्रिया रिमेन्स इस बात का संकेत देते हैं कि डायरवुल्व्स कई बार अपने किल स्माइलोडन के लिए छोड़ देते थे, जिन्हें बाद में स्माइलोडन पूरी तरह खा जाता था। हालांकि वो सेबर टूथ कैट्स में सबसे नया था, फिर भी तीनों स्पीशीज के बीच उसने पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हासिल कर लिया। नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलीस और फटलीस लगभग हर जगह पाए गए। माना जाता है कि इंसानों का सामना स्माइलोडन से करीब 25,000 साल पहले हुआ होगा, और क्योंकि हमारी डाइट में भी काफी सिमिलर चीजें शामिल थी, इसलिए ह्यूमंस और स्माइलोडन का रिश्ता शायद काफी तनाव भरा था। बदकिस्मती से इंसानों की टाइमिंग काफी खराब थी, क्योंकि जब तक इंसान पहुँचे तब तक सिर्फ पॉपुलेटा और फटलीस जैसी बड़ी स्पीशीज ही बची थी। इससे साथ रहना और मुश्किल हो गया। हालांकि इंसानों की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस थी, इसलिए कुछ स्माइलोडन के खिलाफ ह्यूमंस को बढ़त जरूर मिली होगी। फिलहाल ऐसी लड़ाइयों का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन 2021 में रिसर्चर्स को एक पेट्रोग्लिफ मिला था, जिसमें कुछ ह्यूमंस दूर से एक स्माइलोडन को देखते हुए दिखाई देते थे, और इससे काफी मजबूत संकेत मिलता है कि दोनों के बीच इंटरैक्शन जरूर हुए थे। दुख की बात, या शायद दुख की बात नहीं, ये है कि ह्यूमंस और स्माइलोडन का कोएग्जिस्टेंस ज्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि उस समय से लेकर आज तक के बीच कहीं ना कहीं स्माइलोडन हिस्ट्री में खो गया।
फटलीस और पॉपुलेटा दोनों के सबसे नए रिमेन्स करीब 10,000 साल पुराने पाए गए हैं, लगभग उसी समय जब दुनिया के कुछ हिस्सों में फार्मिंग शुरू हो रही थी। सेबर टूथ कैट्स का एक्सटिंक्शन आज भी डिबेट और मिस्ट्री से भरा टॉपिक है। कुछ लोग मानते हैं कि ह्यूमंस ने भी इनके खत्म होने में भूमिका निभाई थी। उन्होंने इनके साथ कंपटीशन किया और ऐसी फायर शुरू की जिनसे हैबिटेट लॉस हुआ। हालांकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि ह्यूमन स्माइलोडन पॉपुलेशन के लिए अच्छे नहीं थे। ये उसकी अपनी ही ताकत का श्राप बन गया, क्योंकि वो जायंट हंटर्स बनने के लिए इवॉल्व हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जायंट्स ही खत्म हो गए और आखिर में स्माइलोडन भी इस नई दुनिया में खुद को ढाल नहीं पाया और एक्सटिंक्ट हो गया। उसके अंत ने सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सेबर टूथ कैट्स का अंत नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया में उनके पूरे फैमिली लाइन को खत्म कर दिया, जो 20 मिलियन सालों तक अर्थ पर किंग बने रहे थे। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक।